नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू रीडिंग गुड। आज 16 जुलाई 2022 है, दिन है सैटरडे। आई एम श्योर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ए ग्रेट वीकेंड। आज दोस्तों हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें हम हिमालयन चैलेंज के बारे में बात करने वाले हैं। इट्स अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड थिंग्स। फिर टाइम फॉर विजिलेंस, ये मंकी पॉक्स के साथ जुड़ा हुआ एक विषय है। देन वी हैव श्रीलंका के जो लोग हैं ना, उन्होंने हमें एक नया रेवोल्यूशन सिखाया, एक नए प्रकार का रेवोल्यूशन। पूरी दुनिया को इससे एक बहुत अच्छा लेसन मिल सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशनर को पिनलाइज किया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। कुछ पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव्स दोनों देखेंगे। और फिर हम बात करने वाले हैं कात्सा के बारे में, राइट, CAATSA। तो लेट्स बिगिन। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। और सिर्फ ये हमारे रीजन में नहीं, दुनिया भर के ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। एंड यू नो द रीज़न वेरी वेल, राइट, क्लाइमेट चेंज। और ये क्लाइमेट चेंज किसने किया है या फिर किसकी वजह से हो रहा है? ऑफ कोर्स ह्यूमन बींग्स की वजह से। दुनिया का हाईएस्ट वो थिएटर किस क्षेत्र में आता है? बताइए इसका आंसर। सोचिए अभी। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो प्रीमियम, देन प्रीमियर में देख रहे हैं तो लाइव जो चैट बॉक्स है वहाँ पर भी आप चाहे तो इसका आंसर अभी दे सकते हैं, राइट। कपल ऑफ सेकेंड्स ही हैं। देखिए, सबसे जो हाईएस्ट एक पॉइंट है दैट इज सियाचिन ग्लेशियर। और दुनिया की हाईएस्ट अगर कोई पर्वतमाला है, राइट, माउंटेन रेंज जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, तो दैट इज़ हिमालयन रीजन, राइट। सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है? चलिए, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। नेम द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो हाईएस्ट वॉर थिएटर जो है दैट इज़ इन द हिमालयन रीजन, ऑफ कोर्स। एंड वी नो के एक तरफ सियाचिन की जब मैंने बात की तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच के इश्यूज़ हैं। और जब हम कहें कि हिमालयन रीजन, तो उसमें फिर LAC भी आ जाती है, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच के इश्यूज़ जो हैं वो क्या है? आई एम श्योर रेगुलर स्टूडेंट्स यू नो एवरीथिंग अबाउट इट, या फिर मोस्टली आपको सारी चीज़ें जो है वो पता है। तो एक नई स्टडी जो है वो क्लाइमेट चेंज और वेदर पर की गई, और एक जर्नल है एनवायरमेंटल साइंस एंड पोल्यूशन रिसर्च। तो इस जर्नल में ये चीज़ सामने आई है कि लोग जो हैं वो, मीन्स ये जर्नल में ये चीज़ सामने आई है कि ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। लेकिन उसके पीछे रीजंस क्या है पता है? इंक्रीज इन वेहिकुलर ट्रैफिक। थार, फॉर्च्यूनर, एंडेवर, राइट, गुरखा और बहुत सारी ऐसी SUVs लेकर लोग जो हैं वो ट्रिप पर जाते हैं। लेह लद्दाख के ट्रिप पर जाते हैं, बुलेट लेकर वहाँ पर जाना जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस थिंग। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जाना चाहिए, बट सी द रिजल्ट इज़ हियर। वेहिकुलर ट्रैफिक बढ़ने की वजह से लद्दाख रीजन का जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहा है। ये चीज़ हमें इस पर्टिकुलर स्टडी में देखने को मिल रही है, और ये एक चिंता का विषय। और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही ये बात हो रही है। सैटेलाइट पिक्चर्स निकाले गए 77 ग्लेशियर्स के पिछले 20 सालों के, 2020 से लेकर 2000 से लेकर 2020 तक के जो वेस्टर्न हिमालय द्रास बेसिन जो है, तो उसके इमेजेस जब सामने आया तो पता चला कि 77 ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं। उसमें जो लोअर एलिवेशन वाले हैं, लोअर यानी कि जो सबसे बॉटम वाले हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होने के भी चांसेस हैं, तो ये 4.10% ये रिट्रीट हुआ है, यानी कि कम हुआ है। और जो मिड लेवल हैं ये 3.32% से, और जो हायर एलिवेशन, हायर रेंज जो है, तो फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि ये ग्लेशियर है, राइट। तो टॉप वाला जो है वो कम, फिर मीडियम वाला जो है उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मेल्टिंग कहाँ पर हुई है? इन सारे क्षेत्रों में हुई है। तो 1.46% एट हायर एलिवेशन। तो ये साइंटिफिक डेटा हमारे सामने आया है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले 20 सालों के अंदर लगभग 3% जितना ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो चुका है। 176.77 स्क्वायर किलोमीटर रीजन था, ये अब 171.46 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका है। और इसकी स्पीड जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है।
ब्लैक कार्बन कॉन्सेंट्रेशन जो है इसकी रेंज यहाँ पर देखिए लगभग 287 टू 3726 नैनोग्राम पर क्यूबिक मीटर रहती है, और एवरेज इसकी निकलती है 1580 नैनोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। और मैंने आपको बताया कि देखिए अब ट्रिप्स जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं। आई एम श्योर आपके भी कोई ना कोई ऐसे इंस्टा फ्रेंड होंगे या फिर एफबी फ्रेंड होंगे जो वहाँ पर गए हैं, आप व्हाट्सएप पर उनकी इमेजेस देख रहे होंगे। और अभी एक सीज़न जो है वो मॉनसून से पहले की जो सीज़न है तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर जाते हैं, ट्रिप के लिए जाते हैं। और बहुत सारे अब तो रोड्स काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, राइट। ऑल वेदर रोड्स बहुत सारी जगहों पर हमने क्रिएट किए हैं, टनल्स जो हैं वो सारी जगहों पर बनाई हैं। अभी मेरे कुछ समय पहले के मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो ऋषिकेश गए थे और उन्होंने, आई वॉज जस्ट हैविंग ए वर्ड विद हिम विद देम, राइट। वो 3-4 लोगों के साथ मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि रोड्स जो है ना वो यहाँ से मीन्स राजस्थान और फिर उसके ऊपर के सारे जो रोड्स हैं वहाँ तक के रोड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और दिल्ली के बाद तो जो रोड है वो बहुत ही अच्छे रोड हैं। उन्होंने कहा कि आप जो पहाड़ों पर गाड़ी जो है वो 80, 90, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला सकते हो, इतने अच्छे रोड बनाए हैं। तो जितने अच्छे रोड, वी नो इट वेरी वेल, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और कनेक्टिविटी के साथ साथ ये सारे क्षेत्र जो हैं जो नेचुरल ब्यूटी से भरे हुए क्षेत्र हैं, काफ़ी वल्नरेबल हैं, तो यहाँ पर पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमारा जो लद्दाख है ना यूनियन टेरिटरी, तो इसमें अब मड स्लाइड्स काफ़ी होने लगे हैं और बड़े बड़े ख़तरनाक मड स्लाइड्स। और पहले जो हैं लद्दाख में ये सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती थी, अब यहाँ पर मड स्लाइड्स जो हैं वो धीरे धीरे कॉमन होते जा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, आपके रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन वहाँ पर जो भी थोड़ी बहुत खेत हैं तो वहाँ पर भी ये मिट्टी आ जाती है, पेबल्स आ जाता है, स्लश आ जाता है। तो यहाँ पर भी खेती बाड़ी और जो गरीब किसान है उसके जीवन पर इसकी इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी नेगेटिव होती है। हमारा जो हिमालयन ग्लेशियर हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरे साउथ एशिया रीजन के लिए। बहुत सारे देशों में ये जो हमारा बांग्लादेश है, हमारा भारत और पाकिस्तान, राइट, ये सारे देशों में ये इसका पानी जो है हिमालयन रीजन का, नेपाल है, भूटान है, राइट, दिस आर ऑल हिमालयन स्टेट में। पाकिस्तान में भी थोड़ी बहुत रेंज हैं और फिर आप यहाँ तक जा सकते हैं, बांग्लादेश के ऊपर का जो पोर्शन हमारा नॉर्थ ईस्ट तक ये फैलती हैं, राइट, और कुछ जो है म्यांमार तक भी जाती हैं। तो ये सारे साउथ एशिया के लिए, मोस्ट ऑफ साउथ एशिया के लिए, राइट, लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये पानी जो है वो जीवन दान है, मीन्स इससे ही उनका जीवन चलता है। ये पानी नहीं है, ग्लेशियर्स जो है वो एक बार ख़त्म हो गए तो फिर यहाँ पर क्या होगा, जस्ट इमेजिन। और जो टॉलेस्ट ग्लेशियर हैं, राइट, माउंट एवरेस्ट जो उसके बारे में कहा जाता है, नेपाल के रिसर्चर्स ने ये कहा है। और ये फरवरी 2022 में उन्होंने ये एक स्टडी पब्लिश की और कहा कि 2050 तक, बाय 2050 जिस प्रकार से चीज़ें चल रही है, माउंट एवरेस्ट जो है ना उसका जो टॉलेस्ट ग्लेशियर है वो डिसअपियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज एंड थिंग्स। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि किस हद तक अब ये बीमारी जो है क्लाइमेट चेंज की, ये पूरी पृथ्वी, ये जो वैसे नॉर्मल बीमारी हमें होती है, अब ये बीमारी जो है ना वो हमारी धरती, हमारी पृथ्वी पर अब फैलने लगी है और इसकी इम्पैक्ट जो है वो हर जगह पर हमें देखने को मिल रही है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। बीमारी की ही बात करें तो एक नया डेंजरस एक रोग नया आ चुका है, इसको कहते हैं मंकी पॉक्स, राइट। और मंकी पॉक्स का पहला जो केस है, ह्यूमन केस, ये 1970 में कॉन्गो, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, वहाँ पर दो देश हैं, तो एक डीआरसी हैं, तो डीआरसी में ही हुआ था। अब आपके लिए एक प्रश्न भी आ रहा है, राइट, मैं चाहता हूँ कि आप मैप में जाइए और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है इसके कैपिटल का नाम बताइए। ये आपके लिए एक प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बाय द वे। तो पहला ह्यूमन केस 1970 में देखने को मिला था और ये वायरस जो है वो अफ्रीका के लगभग 11 देशों में फैल गया और ये छोटे छोटे आउटब्रेक्स हुए थे। उसके बाद ये जो है वो एंडेमिक रहा, एक लंबे समय तक ये वायरस जो है वो इन देशों के बाहर, अफ्रीका के बाहर हमें देखने को नहीं मिला था। अब हम इस विषय पर बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत में पहला
मंकी पॉक्स का केस जो है वो देखने को मिला है। मैंने आपको करंट अफेयर्स की सीरीज़ में बताया था कि केरला के एक व्यक्ति को ये हुआ है, और इजी इसलिए हुआ क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो यूएई से भारत आया और उसने बताया कि मैं एक हेल्थ केयर वर्कर्स को ही इसने बता दिया कि मैं एक इन्फेक्टेड व्यक्ति के कांटेक्ट में आया हूं। तो फिर इस व्यक्ति को और जितने व्यक्ति इनके कांटेक्ट में आए थे तो ये सारे लोगों को क्वारंटीन किया गया है। अब देखिए 6 मई 2022 की बात है जब अफ्रीका के बाहर पहला केस जो है वो यूके में हमें देखने को मिला, और आज अगर हम बात करें तो 63 से भी ज़्यादा देशों में ये मंकी पॉक्स जो है वो फैल चुका है। यूरोप में कुछ 8,238 केसेस हैं, यूएसए में 1,470 केसेस हैं। स्पेन की अगर मैं बात करूं तो उसका आंकड़ा भी है हमारे पास 2034, इतने केसेस हैं। यूके का तो मैंने आपको बताया, राइट। जर्मनी, यूके का आंकड़ा मैंने नहीं बताया आपको। आई विल टेल यू यूके के बारे में। मैंने आपको ये बताया कि यूके में अफ्रीका के बाहर पहला केस यूके में देखने को मिला, और ये रहा यूके का आंकड़ा 1735। तो देखिए यूरोप के कितने सारे देशों में ये जो है वो फैल चुका है। एंड एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। एक कॉमेडियन है, आई थिंक रसल पीटर्स, आपने शायद उनके यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे। रसल पीटर्स, राइट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गाय। तो रसल पीटर्स अपने कॉमेडी शो में कहते हैं कि आई थिंक उन्होंने ही कहा है कि, या फिर ट्रेवर नोहा, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन कहा है कि ये बीमारी जो है ना, ये पहले इन अ फनी वे उन्होंने कहा कि ये बीमारी जो है वो पहले होती थी बहुत सारे मीन्स ऐसे अफ्रीका के देशों में। ये बीमारी काफ़ी ऐसी बीमारियां जो हैं वो एड्स के बारे में वो कह रहे थे कि इट वाज लाइक, तो उस टपाटप लोग मर रहे थे, लेकिन एक गोरे इंसान को हो गया, उसके बाद इसकी दवाई मिल गई। तो ऐसा ही वो मजाक बना रहे थे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कि इतने सालों से 1970 से ये मंकी पॉक्स का केस जो है वो ह्यूमन में देखने को मिला एंड थिंग्स लाइक, लेकिन ये जब वायरस स्प्रेड होने लगा, राइट, तब जाकर अब इसके पर रिसर्च हो रही है, राइट। अब डेवलप्ड देशों में हो गया, तब जाकर इस पर प्रॉपर रिसर्च और इसके वेरिएंट्स और ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है वो होने लगा है, ख़ास करके सेक्सुअल कांटेक्ट में जो लोग आ रहे हैं तो उनकी वजह से, और ख़ास पर्टिकुलरली जो मेन है, मैन टू मैन, राइट, जो गे हैं, तो गे सेक्सुअल एनकाउंटर की वजह से ये फैल रहा है। और स्पेन और बेल्जियम में कुछ रेव पार्टीज़ हुई, तो ये रेव पार्टीज़ जो है इनके बारे में कहा जाता है कि ये लाइक दिस टू प्लेसेस वेयर लाइक बिग इवेंट्स, यहाँ पर सुपर स्प्रेडर इवेंट्स जो हैं वो बने। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लंबे समय से इसके ऊपर कोई स्टडी जो है इतने सालों से नहीं हुई, लेकिन अब साइंटिस्ट जो हैं इसको स्टडी करने लगे हैं और कहने लगे हैं कि ये वायरस जो है ये फटाफट म्यूटेट हो रहा है। पहले जो माना जाता था उससे अच्छे रेट से, उससे फास्ट इसका म्यूटेशन हो रहा है, नए नए वेरिएंट्स आने लगे हैं। और अभी की जो लेटेस्ट स्टडी है वो ये कह रही है कि सीमेन, सलाइवा, यूरिन, रेक्टल स्वॉब्स, फीसिस, राइट, और ये सारी जगहों पर हाई वायरल लोड्स हमें देखने को मिला है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ ऑफ कोर्स इंक्रीज टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, अवेयरनेस बिल्ड करना, खास करके जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनको नफ़रत की निगाह से ना देखना। ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो हम इस वायरस को रोक पाएंगे। वी डोंट वांट कि मंकी पॉक्स जो है वो कोविड की तरह एक पेंडेमिक बन जाए। डेफिनेटली हम नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये स्प्रेड हुआ, पहली बार दुनिया के दूसरे अफ्रीका के बाहर देशों में स्प्रेड हो रहा है, तो ये एक चिंता का विषय तो है ही, इज़न्ट इट। श्रीलंका के बारे में हमने काफ़ी सारी बातचीत कर रही है, इज़न्ट इट। करंट अफेयर्स में भी बात की थी, करंट अफेयर्स के वीडियो में भी बात की थी, एडिटोरियल आर्टिकल एनालिसिस वाले वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात की है। आज हम कुछ एक नया लेसन जो है वो श्रीलंका से सीखेंगे। श्रीलंका के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके बारे में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, राइट, वो गए पैलेस में गए और वहाँ पर लोग जो हैं वो पैलेस में, ये जो प्रेसिडेंट हैं उनके बेड पर सो रहे थे, कोई उनकी कुर्सी पर बैठकर ऑर्डर्स दे रहा था, ये वो। इट वाज लाइक थोड़ा बहुत एक फन भी उन्होंने एंजॉय भी किया। टू बी लेट मी बी वेरी ब्लंट हियर, उन्होंने एंजॉय भी किया एक खुश मिजाज तरीके से उन्होंने इस पूरे प्रॉब्लम को, बिकॉज बहुत सारी कहावत हम पढ़ते हैं कि ह्यूमर इज़ बेस्ट वे
टू गेट रीड ऑफ ऑल योर वरीज, और ये चीज़ उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी की है यहाँ पर। एक प्रोटेस्टर ने कहा, वी आर नॉट टेररिस्ट्स, वी वांट टू शो पीपल दैट वी आर नॉट हियर टू डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, एंड दिस इज द बिगेस्ट लेसन दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द पीपल ऑफ श्रीलंका। और सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दैट्स गुड, इट इज़ योर राइट। प्रोटेस्ट करना जो है ये एक डेमोक्रेटिक देश में हमारा अधिकार होता है। जनरली डेमोक्रेटिक देश में आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट जो है ये वायलेंट नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना चाहिए। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने शायद उसको देखा होगा, नहीं देखा है तो चेक इट आउट, राइट, आई विल पोस्ट द लिंक हियर, क्लिक हियर टू वॉच दैट वीडियो। हमारे देश में क्या होता है कि छोटे बड़े प्रोटेस्ट जो हैं इजीली ट्रेन को टारगेट किया जाता है। क्यों, उसके रीजंस मैंने एक्सप्लेन किए, बट वी नो कि हमारे देश में बसें जलाई जाती हैं, और इन एक वीडियो भी वायरल हुआ था, शायद आपने देखा होगा, एक मासूम व्यक्ति, राइट, उसका कोई इश्यू नहीं था इन सारी चीज़ों को लेकर। अभी जो लेटेस्ट प्रोटेस्ट हुए थे पिछले कुछ समय के, तो उसकी गाड़ी जला दी, राइट, उसकी फर्स्ट कार थी उस व्यक्ति की, राइट, वो यंग एक व्यक्ति था, उसकी गाड़ी जला दी। नहीं, वो क्राइंग, लिटरली ही वाज क्राइंग कि यार किस प्रकार का प्रोटेस्ट, आप इंसाफ मांग रहे हो, दूसरों का डैमेज कर रहे हो, उसकी कार जला दी। तो श्रीलंका के जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने दुनिया भर के रेवोल्यूशनरीज को ये लेसन सिखाया है कि आप जो है ना वो डैमेज करके चीज़ों को ना करें, राइट। थोड़े बहुत स्टार्टिंग में हमें थोड़ा बहुत फर्नीचर तोड़ा, ये सारी चीज़ें देखने को मिले, लेकिन बड़े बड़े स्टैच्यूज़, ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं तोड़ी, और बहुत ही जल्दी जो वहाँ के प्रोटेस्टर्स और कुछ लीडर्स हैं उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल में ले लिया और ये दिखा दिया, ये सिखा दिया कि देखिए डैमेज करके हम हमारे ही पैसों को नुकसान कर रहे हैं। और फिर ये इमेजेस सामने आई कि जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, तो जो प्रेसिडेंट का जो घर है, तो उसके बाहर जो लॉन है, गार्डन है, तो लोग उसको पानी पिला रहे थे और देखभाल कर रहे थे। दैट मीन्स कि इससे एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जो है वो दुनिया को जाता है ना। आई होप कि हमारे देश के जो प्रोटेस्टर्स हैं ना वो इस चीज़ को सीखें, राइट। ये पत्थरबाजी होती हैं, फिर बसों को जलाया जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जो कार वाला एग्जांपल दिया, तो ऑल दिस थिंग्स आर बैड। ये सारी चीज़ें, ये आपको कितना भी कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी रीजन हो, कोई भी टॉपिक हो, राइट, चाहे वो किसी एग्जामिनेशन को लेकर हो, अभी अग्निवीर को लेकर जो भी हमने प्रोटेस्ट देखे, फिर ये नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट को लेकर जो भी प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले, ये सारे के सारे प्रोटेस्ट में हमें वायलेंस देखने को मिला। और वायलेंस जो हैं that is not allowed in our constitution, first of all, right, number one is always our constitution। ये भारत में एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, राइट, आप दूसरे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर धर्म के बारे में ही सारी धर्म ही सारी चीज़ें डिसाइड करता है, सबसे ऊपर धर्म है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है। बट फॉरगेट अबाउट दोज कंट्रीज, लेट्स फोकस ऑन इंडिया। इंडिया में नंबर वन इज ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमारा जो भी रिलीजन है और उनकी जो किताबें हैं या फिर जो रिलीजन के संस्कार हैं हमारे, वो सारी चीज़ें बाद में आती है। भारत में रहना है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ हमें हम सबको फॉलो करना पड़ेगा। So I think this is a very important lesson for all of us, isn't it? Anyway, let's move on. सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। अब ये पिटीशन जो है वो, ये प्रार्थना जो है, पिटीशन है, वो किस चीज़ को लेकर थी? एक सीबीआई इंक्वायरी करने की एक रिक्वेस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को की गई। एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस हुए थे 2009 में दांतेवाड़ा में, और छत्तीसगढ़ की बात है, राइट, लाइक ये रेड जोन जो हम कहते हैं, राइट, रेड कॉरिडोर जिसको कहते हैं, माओविस्ट एरिया जो है, तो दांतेवाड़ा जो है बहुत ही फेमस जगह है, इनफेमस जगह है फॉर दिस थिंग, राइट, फॉर माओविस्ट एंड थिंग्स। तो यहाँ पर ये पिटीशन में ये कहा गया कि एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ये 2009 की जो बात है, जो एंटी माओविस्ट ऑपरेशन जो किया गया, तो इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस ने टॉर्चर किया लोगों का, और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो हैं वो यहाँ पर की गई। तो इस चीज़ को लेकर एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। और इतना ही नहीं, जस्टिस की जो बेंच है, एएम कनविलकर और या फिर खानविलकर, जस्टिस एएम खानविलकर एंड जस्टिस जेबी पार्डीवाला साहब की जो बेंच है, तो उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट करने के साथ साथ जो पेटिशनर हैं उनको 5 लाख रुपए की पेनल्टी दी। उन्होंने कहा कि ये 5 लाख रुपए आपको भरने हैं। देखिए,
जनरली जो है सुप्रीम कोर्ट में अगर आप एक पत्र भी लिखेंगे, किसी जज को आप पत्र लिखेंगे, तो दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज ए सॉर्ट ऑफ पीआईएल। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही एक अप्रोच स्टार्ट किया, राइट, पेटिशंस को एक्सेप्ट करने का, कि कहीं से भी एनी फ्रॉम एनीवेयर इन विच एवर फॉर्म, अगर आप पोस्ट कार्ड एड्रेस्ड टू जज हैं या फिर न्यूज़पेपर में कोई रिपोर्ट है, तो ये सारी चीज़ों को जो है वो एक पेटिशन के तौर पर लिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्टिवली इस पर केस जो है उसको आगे बढ़ाती है, एक स्टैंड लेती है इस पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो 2002 का जो गुजरात का केस था, जिसमें ये कहा गया था कि मिस्टर मोदी उस टाइम पर चीफ मिनिस्टर थे, तो उनकी सरकार ने ही ये दंगे करवाए, ये वो जो इल्ज़ाम था उन पर, तो एसआईटी ने क्लीन चिट दी थी मिस्टर मोदी को, और एपेक्स कोर्ट ने एसआईटी की क्लीन चिट को अपहेल्ड किया है और कहा है कि जो मीन्स पेटिशनर्स जो हैं, तो उनके बारे में कहा है कि उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए एंड थिंग्स। और फिर उनके ऊपर तीस्ता सतलवद और एक आईपीएस ऑफिसर हैं, तो आई थिंक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, तो उनको गिरफ्तार भी किया गया था। नाउ द थिंग इज, ये जो आर्टिकल लिखा है ना, इसके साथ आई डोंट एग्री टोटली विद दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल में एक नेगेटिव बात बताइए सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये कस्टोडियन है। यस, सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम्स, और अगर सरकार कुछ गलत करती है तो उससे रक्षा देने का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट करती है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है और कई तक हद मीन्स सच भी है ये बात, राइट। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी पीआईएल को रिजेक्ट किया है, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट डिसीजन। फिर हम सुप्रीम कोर्ट, अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच समझ कर ही उस पीआईएल को, ये जो 2009 का जो दांतेवाड़ा वाला केस मैंने आपको बताया, तो उसमें जो 5 लाख की पेनल्टी दी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच समझ कर ही पेनल्टी दी होगी ना, क्योंकि ये भी बात हकीकत है, इसको भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होता है हमारे देश में। हमारे देश में ऐसा होता है कि किसी पर अगर लेट्स से पॉलिटिकल कोई आपको भड़ास निकालनी है, तो उस पर कोई केस फाइल कर देंगे, तो वो व्यक्ति जो है वो एक लंबे समय तक ये कोर्ट के चक्कर लगाता रहेगा। अब देखिए, टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर, राइट, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी, दैट मीन्स कि हमारे देश के हाईएस्ट कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी है। तो दैट मीन्स कि 2002 से लेकर 2022 तक ये जो केस चल रहा था, तो 20 साल, जस्ट इमेजिन 20 ईयर्स जो हैं वो एक व्यक्ति पर ऐसा केस चल रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि हम लाइक ये केस ही बोल रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम प्रमोटिंग बीजेपी हियर या फिर प्रमोटिंग मिस्टर नरेंद्र मोदी, नो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और हमने बात भी की है इसके बारे में। वो जो अंडर ट्रायल्स के केसेस के बारे में हम बात करते हैं, आपको याद होगा। तो ऐसी चीज़ें हमारे देश में होती हैं, तो कई बार आप ऐसे ही कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए या फिर किसी को पॉलिटिकल वेंडेटा, किसी पर ऐसे किसी को फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए ऐसे जो केसेस फाइल किए जाते हैं या फिर पिटिशंस फाइल की जाती है, और इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट आपको गलत पाती है तो फिर वो डेफिनेटली कोई ना कोई तो एक्शन लेगी। आप ऐसे, इट्स नॉट लाइक ए गार्डन विदाउट एनी फेंस कि आप फ्रीली इसमें आइए जाइए, नो, एक प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। तो फिर कोई भी कुछ भी लिख कर भेज देगा तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा वही, एंड इनफैक्ट ये पीआईएल और ये सारी सिस्टम फिर वीक हो जाएगी, पिटिशन वाली सिस्टम ही वीक हो जाएगी अगर धड़ाधड़ सारे लोग इसको लिखने लगे। ऐसे ही छोटी बड़ी बातों पर सारी चीज़ें अगर ऐसे होते लगे तो यू कैन इमेजिन कि इतने बड़े देश में कैसे होगा। तो कई बार सबक भी सिखाना पड़ता है। तो आई एम विथ सुप्रीम कोर्ट एज फार एज मीन्स, मेरा ओपिनियन यह कहता है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिसीजन लिया है तो बराबर ही लिया होगा, सोच समझ कर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2 जज ने मिलकर कुछ सोच लिया एंड दैट्स इट, इट्स डन। ये पूरी दुनिया के सामने जजमेंट रहेगा उसका, तो दैट्स द थिंग, राइट। अब बात करते हैं डिफेंस के बारे में। सबसे पहले तो कात्सा को समझ लेते हैं। व्हाट इज कात्सा? कात्सा का फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, कि अमेरिका के जो एडवर्सरीज हैं, अमेरिका के जो दुश्मन हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए सैंक्शंस का इस्तेमाल। अब एक भारत स्पेसिफिक वेवर दिया जाएगा, यानी कि भारत पर सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे अगर हम भारत जो है वो रशिया से कुछ सामान खरीदता है तो। और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, इसकी वजह से इंटरनेशनल ऑर्डर किस दिशा में जा रहा है, वी नो इट वेरी वेल, राइट। अब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो हैं वो रशिया से हमने ख़रीद ली हैं, उसकी फर्स्ट बैच तो आ गई थी, बाकी की डिलीवरी का क्या हुआ नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन ये मिसाइल्स जो हैं वो हमारे देश तक पहुंच गई हैं, राइट, हमने खरीद दी है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ये। अब चाइना जो है LAC पर क्या कर रहा है, एग्रेसिवली
अपना इन्फ्लुएंस जो है सिर्फ एलएसी नहीं, बहुत सारे दुनिया के देश अलग अलग क्षेत्रों में चाइना जो है वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ा रहा है। तो भारत को ये S-400 की रिक्वायरमेंट है, हमें कोई ऐसा शौक नहीं है कि हम रशिया से, अगर हम बना सकते तो हम ही यूज़ कर लेते, लेकिन अभी बेस्ट डील जो है वो हमें रशिया से मिल रही है। दैट्स वाई वी बॉट दिस S-400 मिसाइल। दूसरी चीज़ ये हमारा ये बात है कि हमें कौन सी चीज़ खरीदनी है कौन सी नहीं खरीदनी है, इट्स टोटली ऑन अस। अब देखिए टर्की देश जो है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग केस, राइट। टर्की जो है ये नेटो का मेंबर कंट्री है एज वी ऑल नो, और 2017 में टर्की ने, आप देखिए नेटो का एक मेंबर है और इसने रशिया से ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो खरीदी। यूएसए नाराज़ हुआ, कुछ नेटो के देश भी नाराज़ हुए, लेकिन टर्की ने कहा कि ये हमारे देश का मामला है, राइट, हमें जिससे माल खरीदना है वो खरीदेंगे। तो यूएसए ने टर्की को क्या किया, यूएसए ने कहा कि आप F-35 स्टील फाइटर जो हैं, फाइटर जेट्स जो हैं यूएसए के, ये नहीं खरीद पाएंगे। अब आप इस प्रकार के सैंक्शंस लगाए कि आप ये नहीं खरीद पाएंगे। तो यूएसए इज़ नॉट हैप्पी विद दिस। लेकिन भारत ने रशिया से क्यों खरीदा ये S-400? हमारी डिफेंस की रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज़, रशियन आर्म्स जो हैं इन जनरल, जो रशिया के वेपन्स हैं, तो कॉस्ट उसका कम रहता है। नंबर 2, लंबे समय से हम यूज़ करें तो टाइम टेस्टेड वेपन सिस्टम है। एंड नंबर 3 इज़ रिलायबिलिटी। फिर बहुत सारे बेनिफिट्स हमें भी मिल जाते हैं, जियोपॉलिटिकल बेनिफिट मिलते हैं, दो देशों के बीच में रिलेशन, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लंबे समय से रशियन आर्म्स जो हैं वो खरीद रहे हैं। नो डाउट वी वांट टू डाइवर्सिफाई, हम खुद के अपने वेपन्स जो हैं वो बनाना चाहते हैं, राइट, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, उस दिशा में काम भी हो रहा है। कुछ दिनों पहले ही राजनाथ सिंह साहब ने बताया था कि 2025 तक हमारा 2026 तक हमारा टारगेट जो है वो भी उन्होंने अनाउंस किया था। याद है, हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। और जैसे मैंने आपको बताया, चाइना मिलिट्री वाइज जो है वो काफ़ी मॉडर्न होता जा रहा है, अपनी चीज़ों को एक्सपांड करता जा रहा है, और भारत भी अपने आप को मॉडर्न करता जा रहा है। और इसी के साथ साथ भारत अपने नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को काफ़ी एग्रेसिवली डिफेंड कर रहा है। भारत ने यूएसए को ये चीज़ समझा दी है कि देखिए वी नीड टू बाय दिस थिंग्स, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कभी भी यूएसए के खिलाफ तो ये चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमें चाइना के खिलाफ शायद इसको यूज़ करनी पड़े, तो वी नीड दिस सॉर्ट ऑफ वेपन्स, राइट। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जियो पॉलिटिक्स और लॉन्ग एक बिग पिक्चर को ध्यान में रखते हुए, आई बिलीव कि यूएसए ने यह तय किया है। वहाँ के जो एमपीज़ हैं उन्होंने अब, जो मेंबर ऑफ कांग्रेस है, तो उन्होंने अब जो बाइडन साहब को एक रेजोल्यूशन पास किया वहाँ पर। तो ये है कि जो बाइडन जो है प्रेसिडेंट जो है वो एक वेवर दे देंगे कात्सा में भारत को। तो ये एक बेनिफिट है। ये कात्सा के बारे में मैंने एक और चीज़ भी पहले बताई थी, और आज भी वही बात है कि ये कात्सा जो है ना, ये किसी यूनाइटेड नेशन का लॉ नहीं है। हम यूएन के लॉ को मानते हैं। हम यूएसए के लॉज जो हैं वो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होते, लेकिन यूएसए की एक हेजीमनी है, एक दादागिरी रही है, तो वो ये करेंगे। लेकिन भारत ने इससे पहले भी बता दिया था कि देखिए आप यूएन नहीं है, आप यूएसए हैं, राइट। तो ये भी एक चीज़ है। बट वी डोंट वांट टू स्पॉइल आवर रिलेशनशिप, राइट। अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं, वो कुछ आपको कहते हैं, तो आप उनके साथ हमेशा के लिए रिलेशन नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन व्हाट यू विल डू इज़ यू विल फाइंड अ वे आउट। आप उनके साथ नेगोशिएट करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, एंड देन यू विल फाइंड अ वे आउट, एंड देन यू विल ट्राई टू क्रिएट अ विन विन सिचुएशन के रिलेशन भी मेंटेन हो जाए। आपको मज़ा नहीं आएगा, बट यू विल फाइंड अ विन विन सिचुएशन। लॉजिकल व्यक्ति जो है वो ऐसा ही कुछ करता है, सर। तो यही चीज़ जो है वो भारत ने की है। दिस इज़ ऑल डिप्लोमेसी, राइट। डिप्लोमेसी में आज चाइना हमारा दुश्मन है, कल दोस्त है, और हो सकता है आने वाले समय में पाकिस्तान और भारत के बीच में मित्रता जो है वो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल बन जाए। यू नेवर नो। आपको लगेगा कि सर क्या बात कर रहे हैं, बट दैट इज़ ए रियलिटी। वर्ल्ड वॉर 2 को पढ़िएगा, आप पढ़ेंगे ही, हिस्ट्री के एनसीईआरटीज़ के चैप्टर्स में पढ़ा होगा, फिल्में देखी होगी, पता होगा कि जर्मनी एंड यूके इंडिया और पाकिस्तान से भी बड़े दुश्मन वर्ल्ड वॉर 2 में, राइट, हिटलर के खिलाफ, चर्चिल एंड थिंग्स। लेकिन आज क्या इनके बीच में सिर्फ दुश्मनी है? नो, बहुत अच्छी मित्रता है, एक साथ रहते हैं, ईजिली रहते हैं। फिर उसके बाद कभी भी एक दूसरे पर गोलियां नहीं बरसाई, ना तो बॉम्ब फेंके हैं। तो भारत पाकिस्तान के बीच में भी ऐसा हो सकता है, रिमेंबर। एनीवे, दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आज सैटरडे हैं, तो वीक जो है वो ख़त्म हो गया। कल आपको रिवीजन का लेक्चर मिल जाएगा, एंड आई वांट यू गाइस टू शेयर दिस लेक्चर, राइट। कितने लोग शेयर करते हैं इस लेक्चर को, बताइए मुझे, राइट। कुछ लोगों ने इससे पहले भी बताया था, बट आई वांट टू नो दिस फैक्ट
क्या आप बताइए आज मुझे, आई वांट टू नो राइट, कि कितने लोग इसको रेगुलरली शेयर करते हैं. यू डोंट हैव टू शेयर पिक्चर्स और एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो कि दिस मेनी ऑफ यू आर शेयरिंग इट, ताकि मुझे पता तो चले कि सिर्फ आप इसको देखते ही हैं या फिर क्यूरियसली एजुकेशन की भी मदद करते हैं. जैसे आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डिलीवर एज गुड क्वालिटी लेक्चर्स एज पॉसिबल. तो बदले में एटलीस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको शेयर करें. स्प्रेड द वर्ड अबाउट क्यूरियसली एजुकेशन. वी नीड टू मेक इट सस्टेनेबल, रिमेंबर. So that's everything. I'll see you soon. Enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.